देहरादून में सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त करने की तैयारी। पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। मंत्रिमंडल में मैनेजमेंट या मिक्सअप, कांग्रेस का बड़ा वार। उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार पर साधा निशाना। अप्रैल में उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटी बीजेपी। विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। छात्र नेता रोहित कोमल्टा के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज टीवी इंडिया पर। मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नारी तू नारायणी का मंत्र भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उन्नति और समृद्धि के लिए मातृशक्ति के साथ मिलकर सेवा करने का संकल्प भी दोहराया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब शिक्षा व्यवस्था को एक समान और व्यवस्थित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड के अनुसार ही पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही पढ़ाया भी जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की कोई गलत या फिर भ्रामक सोच को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हम देवभूमि में ऐसी किसी भी मानसिकता को पनपने नहीं देंगे जो समाज को बांटने का काम करे। हमारा उद्देश्य ज्ञान और संस्कार आधारित शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी या नैतिक शिक्षा की बातें गूंजती है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लिया हमने कि मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया भाइयों बहनों, और इस बार जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी जो हमारा बोर्ड है, सरकारी जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी तो भाइयों बहनों इसमें कांग्रेस के लोगों को क्यों परेशानी होनी चाहिए? क्या परेशानी है कि अगर आप सिख समाज के लोग, जैन समाज के लोग, पारसी समुदाय के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर वह भी उन अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ेंगे तो इनको क्या परेशानी होनी चाहिए? हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले अवैध मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है। इससे भी इनको परेशानी होती है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम। उत्तराखंड कांग्रेस ने अब नए मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि मंत्रिमंडल में विभागीय संतुलन नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन देखने को मिलता है। ग्रामीण अंचल के विधायक को शहरी विकास की जिम्मेदारी दी गई है जबकि मैदानी क्षेत्र के विधायक को पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली आपदाओं का जिम्मा दिया गया।
शहरी निकायों में रहने वाले विधायक को पंचायती राज का जिम्मा दे दिया, जबकि खुद मुख्यमंत्री खनन आबकारी का मुंह नहीं छोड़ पा रहे। वहीं अन्य कई ऐसे विभाग मंत्रियों को दिए गए हैं जिनकी कार्यशैली उसके लिए फिट नहीं बैठती, लिहाजा ये मात्र एक राजनीतिक संतुलन बैठाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन ये बंटवारा कहीं ना कहीं संदेह और सवाल उत्पन्न कर रहा है। ये प्रशासनिक समझ से ज्यादा राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो आपदा है जो कि एक बहुत ही संवेदनशील विभाग है, और कहीं ना कहीं आपदा से तो उत्तराखंड का चोली दामन का साथ है। उस विभाग को आप ऐसे हरिद्वार के व्यक्ति को सौंप रहे हैं जिसका कभी व्यक्तिगत रूप से आपदा से आमना सामना नहीं हुआ और जो कभी आपदा के दंश को, उसके पीड़ा को समझ नहीं सकता। वैसे ही कहीं ना कहीं आपने शहरी निकायों में रहने वाले व्यक्ति को पंचायती राज दे दिया और ग्रामीण अंचल में रहने वाले व्यक्ति को शहरी विकास दे दिया। स्वयं आप जो है वो आबकारी, खनन और वित्त का मुंह नहीं छोड़ पाए। और कहीं ना कहीं राजनीतिक संतुलन में इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरह से धन सिंह रावत के पर आपने कतरे हैं, क्योंकि वो आपके सीधे तौर पर प्रतिद्वंदी रूप में देखे जाते हैं, वरना विभागों में राम राज्य तो था नहीं, और विभागों में भी इतना ही भ्रष्टाचार व्याप्त था, लेकिन और मंत्रियों पर कोई गाज नहीं गिराई गई। स्वयं गणेश जोशी के ऊपर तो विजिलेंस विभाग कब से अनुमति मांग रहा है कि हमें जांच का अवसर दीजिए उद्यान घोटाले के मामले में, लेकिन आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो ये जो बंटवारा है विभागों का, वो कहीं ना कहीं सुशासन को मद्देनजर रखकर नहीं, ये अंदरूनी शक्ति प्रदर्शन को या शक्ति संतुलन बैठाने के। तो अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है। भाजपा संगठन पीएम दौरे को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा का यह मानना है कि जब जब नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तब तब कुछ न कुछ सौगात वो देकर जाते हैं। चुनावी वर्ष भी शुरू होने वाला है और ऐसे में मोदी के उत्तराखंड दौरे से उत्तराखंड बीजेपी को ऊर्जा जरूर मिलेगी। भाजपा प्रवक्ता भी ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से उनके कार्यकर्ताओं की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। वहीं कांग्रेस के लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, लिहाजा इसे प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा भी कहा जा सकता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अप्रैल माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित दौरा है और सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है और आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 से 3 दौरे जो है माननीय प्रधानमंत्री के उत्तराखंड रहते ही रहते हैं। अप्रैल माह में उनका प्रस्तावित दौरा है। अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र नेता रोहित कोमल्टा के नेतृत्व में अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने मुख्य गेट बंद करके प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही अपनी समस्याओं के समाधान की मांग छात्रों ने उठाई। प्रदर्शनकारी छात्रों का ये कहना था कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों के हितों से कोई भी समझौता नहीं होगा। समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मैं कल बाकी जो 2 कैंपसेज हैं, एक चंपावत कैंपस और जो हमारा पिथौरागढ़ कैंपस है, पिछले 2-3 दिनों से मैं वहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको देखने और वहाँ की जो और प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए स्टेशन से बाहर था, कार्यालय से बाहर था। तो मैं आज आया हूँ। मुझे एग्जैक्टली ये नहीं मालूम है कि क्या मांगे छात्रों की हैं और किन मांगों को लेकर उन्होंने परिसर में इस तरह की कुछ अपना आक्रोश जाहिर किया है। और कोई उनकी जेन्युइन मांगे होंगी जो विश्वविद्यालय स्तर से की जा सकती होंगी और वो नियमानुसार होंगी तो उनको मान लिया जाएगा और उनको छात्र हित में मानना भी चाहिए। लेकिन ऐसी मांगे जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है या विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस तरह की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन भी पूरा नहीं कर सकता, प्रशासन भी पूरा नहीं कर सकता है। तो मैं देखता हूँ कि मैं अभी परिषद प्रशासन से इसकी जानकारी लूंगा कि एग्जैक्टली वो छात्रों की क्या मांगे हैं, कि क्या उनका रोष है, क्या उनका इस प्रदर्शन के पीछे मोटिव है। तो ये देखने के बाद जो अगर उनकी
जेन्युइन कोई डिमांड होगी तो उसको मान लिया जाएगा और वो ठीक भी है। अगर कोई जेन्युइन डिमांड है तो उसको मानना भी जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालय हित में छात्रों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों को भी अपना शिक्षण कार्य में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शोध पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नवोदित विश्वविद्यालय यहाँ मतलब कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि समस्याएं आएंगी। अभी तक बनने के बाद इसमें धीरे धीरे काम चल रहा है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार 6 महीनों से यहाँ पे अपनी मांगों को विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को निरंतर दिया गया है, परंतु अभी तक हमारी मांगों को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। हमारी मांगों को देखकर हमारे अनदेखा किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो मुख्य मांगे थी उसमें हमने सबसे पहले कहा था कि जब ये शिक्षक भर्ती आपके द्वारा की जा रही तो इसमें गेस्ट फैकल्टी का क्या किया जाएगा, उनको सुरक्षित भविष्य के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन गेस्ट फैकल्टी के सुरक्षित भविष्य के लिए इन्होंने अभी तक कोई भी अपना योगदान यहाँ पे दिखाया नहीं है। उनको हमारे कॉलेज से निकालने की बात की जा रही है, जबकि 40 या 50 लोग यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी है, उसके अलावा 150 से 200 यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक है। यदि उनको निकालते हैं तो हमारे विद्यार्थी समुदाय का भविष्य खतरे में आता है। तो आक्रोशित छात्रों ने मुख्य गेट को बंद कर दिया। आपको बता दें छात्र नेता के नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहां पर किया गया, जिसके बाद कुलपति ने साफ तौर पर कहा है कि इनकी जो भी जायज मांगे होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। किसी भी तरीके की दिक्कत छात्रों को ना हो, इस बात की जिम्मेदारी वो भी लेते हैं। मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आंदोलनकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को और उग्र रूप दिया जाएगा। 19 अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा अब शुरू हो रहे हैं। इस यात्रा में बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। पिछले साल यात्रा के दौरान कई आपदाएं आई थी, इसलिए इस साल की तैयारियों को लेकर चिंता जताई जा रही है। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उनका यह कहना है कि स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि ही यात्रा की सही जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अधिकारी सचिवालय में बैठकर फैसला लेते हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश और हरिद्वार में जाम लगने से हर साल यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन 9 साल से इस समस्या पर काम नहीं हुआ। इसके साथ ही बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत लोगों की जमीनें ली गई, लेकिन 3 साल बाद भी उन्हें घर नहीं मिले। इससे परिवारों को एक ही कमरे में रहना पड़ रहा है। की समस्याएं स्थानीय जनप्रतिनिधि बता सकता है। सचिवालय के अंदर बैठ करके अधिकारी तय नहीं कर सकते कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री में क्या समस्याएं या पिछली बार क्या क्या दिक्कतें आई, उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। हाँ, ये जरूर मैंने कहा कि विधानसभा में मैंने चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ये बताई थी कि जो हमारा प्रवेश द्वार केदारनाथ, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर जो जाम लगता, जो परिस्थितियां होती, उसको लेके 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। और बद्रीनाथ की जो आप बात करें, बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान में लोगों की जबरदस्त जमीनें ली गई थी, लोगों का वहाँ बद्रीनाथ के होटल के चारों ओर तोड़फोड़ जो की गई, लोगों को बसाने की बात कही गई थी, उनको रखने की बात कही गई थी कि हम आपको व्यवस्था दे देंगे 1 साल में, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरे के पूरे परिवार एक कमरे में रहने के लिए विवश है। वहीं उनकी पत्नी रह रही, वहीं बहू रह रही, वहीं खुद रह रही, वहीं बच्चियां रह रही। दूसरी बात है, होटलों का जो नियम है कि उनको 9.5 मीटर तक सरकारी भवन बन रहा है, लेकिन जो होटल व्यवसाय उनको 6.5 मीटर तक रोका जा रहा है। जमीनें लोगों के पास बहुत कम है, पहाड़ों में 1, 1.5, 2, 3 नाली जमीनें, उस पर जो प्राधिकरण सेटबैक की बात करा उससे लोग परेशान है। और वहां पे जो स्थानीय लोगों की जो दुकानें थी, पुरखों से जो दुकानें थी, वो दुकानें उनको नहीं मिली है, उन दुकानों की व्यवस्था नहीं की गई है, लोगों की रोजी रोटी पे डिस्टर्बेंस आ रहा है। और आज भी आप ऊपर जाओगे, सड़कों की स्थितियां ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी से इसमें तेजी से निर्णय लेना चाहिए, तेजी से काम करना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की यमुना कॉलोनी में आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जुटे आंदोलनकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि सीबीआई जांच की रफ्तार बेहद सुस्त है और मामले से जुड़े हुए प्रभावशाली संदिग्धों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मंच के अध्यक्ष ने यह बात साफ की है अपनी तरफ से भी। देवभूमि की नारी शक्ति का अपमान है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह भी आंदोलन में शामिल हुई और उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और मंत्रियों की भाषा पर तीखे सवाल उठाए।
से न्याय? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर के जो सामुदायिक सामाजिक संगठन से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो है संघर्ष किया, और उसके बाद जो है आपने देखा कि सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री जी राजी तो हुए, लेकिन अभी तक पॉइंट ऑफ रेफरेंस जग जाहिर नहीं किया है धामी जी ने कि आखिर सीबीआई को भेजा क्या है, वीआईपी एंगल पे जांच करने के लिए भेजा भी है या नहीं, या तो सिर्फ जनता की नजरों में धूल झोंकने का कार्य किया है। और जिस तरीके से सुबोध उनियाल जी ने सदन में एरा गैरा नत्था खेरा कह करके उन पहाड़ के और इस प्रदेश के लोगों को संबोधित किया जो अंकिता भंडारी हत्याकांड की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़े शर्म की बात है। रितु खंडूरी से जब पूछा गया कि भाई जो है आप अंकिता भंडारी हत्याकांड पे क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, क्या आपकी बेटी होती तब भी आप यही कहती कि ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है? एक 19 साल की बच्ची जो पहाड़ से चढ़ करके ऋषिकेश आई अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, उसको सिर्फ इसलिए हत्या के घाट उतार दिया गया क्योंकि आपके वीआईपी को सर्विस देने के लिए उसने मना कर दिया। कि अभी तक जो अंकिता की जो आप सीबीआई जांच भी करा रहे हैं, जनता को पता ही नहीं क्या जांच हो रही है। हमारे गट्टू बट्टू जो दोनों लोग शंका के दायरे में थे, चाहे वो दुष्यंत कुमार हो या अजय कुमार हो, न तो उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है, न तो उनको जांच के दायरे में लिया गया है, बल्कि सरकार जिस तरह से उनका सम्मान यहाँ पे आके कर रही है, तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं ये गट्टू बट्टू उत्तराखंड की धरती पे नहीं दिखाई देने चाहिए। अगर दिखाई दिए जाएंगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपको बख्शने वाले नहीं है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा इलाके की सुरई रेंज में वन विभाग ने एक खास कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य आने वाले वनाग्नि के समय और बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मीडिया को जागरूक करना था। ये कार्यक्रम एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में हुआ है। इसमें वन विभाग और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जंगल की आग और जंगली जानवरों के शहर या फिर गांव में आने की खबरों को कैसे सावधानी और जिम्मेदारी के साथ दिखाया जाए ताकि लोगों में डर ना फैले और राहत कार्य जल्दी हो सके। इस दौरान बायोलॉजिस्ट प्रशांत कुमार और प्रोजेक्ट एसोसिएट भास्कर जोशी ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने वन्य जीवों के व्यवहार, संघर्ष के कारण और आग से होने वाले नुकसान को कम करने के तरीके समझाए। कार्यशाला में सही जानकारी देने और अफवाहों से बचने पर खास जोर दिया गया। संचिता वर्मा ने कहा है कि मीडिया सही खबर देकर जान और जंगल दोनों को बचा सकता है। मानव वन्य जीव संघर्ष वर्तमान समय में एक ज्वलंत समस्या भी बना हुआ है वर्तमान में हमारे क्षेत्र में, और इसी के निराकरण के लिए और स्थानीय जनता को जागरूक करने के लिए उसमें मीडिया की प्रमुख भूमिका को देखते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा सुरई रेंज में आज एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। संवाद नाम से हमने इसको यहाँ पर आयोजित किया, और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमारा ये वनाग्नि काल है और इसके साथ साथ जो मानव वन्य जीव संघर्ष से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके निराकरण में हमारी जो स्थानीय मीडिया की बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको हम किस प्रकार से हम यूज कर पाए, उसका किस प्रकार से हम स्थानीय मीडिया का सहयोग ले पाए, जिससे ससमय हम त्वरित प्रतिक्रिया करके इस प्रकार की जो गलत चीजें हो जाती हैं उनसे हम बच सकें, और स्थानीय मीडिया का सहयोग लेते हुए किस प्रकार से हम जो हमारे स्थानीय जनता है उसे जागरूक कर सकें, सही नियमों के बारे में, सही तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकें, जिससे किसी भी प्रकार की हानि हमारे स्थानीय जनता को न हो पाए। और जो हमारी स्थानीय जनता है उनके और विभाग के बीच में जो मीडिया है वो एक पुल का काम करता है, तो इसी पुल को हम किस प्रकार से सुदृढ़ करें, कितने अच्छे तरीके से हम उनका सहयोग लें अपने मीडिया बंधुओं का, इसी चीज को देखते हुए हमने यहाँ पर आज वर्कशॉप का आयोजन किया था। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये सफल होगी और हमें अपने स्थानीय मीडिया के माध्यम से हमारी जनता का सहयोग भी प्राप्त होगा। गंगा घाट पर एक युवक की गलत हरकत से हंगामा हो गया। युवक घाट के पास बैठकर बियर पी रहा था, जिसे वहां मौजूद लोगों ने देख लिया। गंगा को पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए यहां देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत युवक को घेर लिया और उसकी इसी हरकत के लिए उसे डांट भी लगाई। कुछ देर में वहां काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई और सभी लोग इस काम की निंदा करने लगे। युवक ने खुद को एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ बताया, लेकिन इससे लोग और ज्यादा नाराज हो गए। वहां मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने उसे सख्ती से समझाया कि गंगा की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। जब मामला बढ़ने लगा तो युवक डर गया और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके बाद लोगों ने उसे चेतावनी देकर वहां से जाने दिया।
तो युवक को बियर पीने से वहां पर मना किया गया है। आपको बता दें गंगा घाट पर मर्यादा का खास ख्याल रखा जाए, इसके लिए उसे वहां समझाइश दी गई। युवक को लोगों ने साफ शब्दों में समझाया कि गंगा की मर्यादा को समझने की जरूरत है। युवक ने बताया कि वो एक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद लोग और ज्यादा नाराज हो गए। ऋषिकेश के गंगा घाट की ये घटना है। तो हरिद्वार की तीर्थ नगरी के वनखंडी क्षेत्र के लोगों ने सीवर की बड़ी समस्या को लेकर जल निगम से नई लाइन डलवाने की मांग की है। लोगों का यह कहना है कि इलाके की पुरानी सीवर व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे उन्हें रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पहले यहां पर सीवर लाइन नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने अपने खर्चे से छोटी लाइन बचाई थी। ये लाइन पंकज गुप्ता की दुकान से दीपक अग्रवाल के घर तक डाली गई है। अब ये लाइन बंद हो चुकी है, जिससे गंदा पानी उल्टा वापस आ रहा है और चैम्बर जाम है। इससे इलाके में बदबू फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि यूको बैंक के पास से पीपल के पेड़ तक नई सीवर लाइन डाली जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो आगे कदम उठाएंगे। तो सीवर लाइन की समस्या को लेकर के ये चेतावनी दी गई है। समाधान अगर नहीं हुआ तो आगे कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोग छोटी निजी जो लाइन थी यहाँ पर सीवर लाइन, वो लोगों ने यहाँ पर खुद बनवाई थी। उसके बाद उनका कहना है कि बावजूद उसके अभी तक जल निगम की तरफ से इस परेशानी का कोई निस्तारण नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर सीवर लाइन डलवाई जाए। और ऐसे में अगर आने वाले समय में इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उसको लेकर के भी यहाँ चेतावनी दी गई है। नई सीवर लाइन की मांग अब यहाँ के जो निवासी है वो उठा रहे हैं। साफ तौर पर जल निगम के लोगों से उन्होंने ये गुहार भी लगाई है। देखिए, वनखंडी क्षेत्र विकसित हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पीपल के पेड़ से लेकर यूको बैंक के पास तक सीवर लाइन नहीं है। एक जो निजी सीवर लाइन थी पुराने जमाने की, वो सीवर लाइन रिवर्स चला रखी है। और उसके साथ साथ वर्षा काल में जो पूरी बनखंडी और रेलवे स्टेशन का पानी है वो नाले के माध्यम से गोविंद नगर प्लांट में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हम काफी समय से मांग कर रहे थे। आज परियोजना निदेशक जो हैं यहाँ के, वो दिल्ली बैठक में गए हुए हैं। आज हमने स्थानीय निवासियों के साथ जाकर वहां ज्ञापन दिया है और मांग की है कि पीपल के पेड़ से लेकर अशोका होटल के पास वाली गली तक यहाँ पर सीवर लाइन से जो बिल्कुल अछूता पड़ा है शहर का ये भाग, उसे सीवर लाइन से युक्त किया जाए। बहुत समस्या है, बरसात में तो हमारे घरों के अंदर बैड फ्यूम्स और बैक मारने लगता है। विकासनगर के इंडियन ऑयल गैस एजेंसी में गैस की कालाबाजारी अब सामने आई है। मीडिया टीम जब यहां पर पहुंची है तो एजेंसी प्रभारी लक्ष्मण रावत ने बताया कि गोदाम में 271 गैस सिलेंडर है, लेकिन मौके पर देखा गया कि सिर्फ 63 सिलेंडर ही थे। जब मीडिया ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने सफाई दी। वहीं पर लोग घर में गैस ना मिलने के कारण परेशान हैं। उपभोक्ताओं को गैस लेने के लिए कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार लोग बार बार एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। स्थिति से ये साफ हो रहा है कि एजेंसी में कालाबाजारी हो रही है। लोगों का कहना है कि गैस की सही संख्या और वितरण नहीं हो रहा है। अब सवाल ऐसे में यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा और इस गड़बड़ी को कैसे रोकेगा। तो गोदाम में 271 सिलेंडर होने की बात सामने आई है। जैसा कि मेरा वो कहना है कि इतना तो बाजार में उतनी वो कॉमर्शियल की हो सकती है, लेकिन जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उनकी कोई ज्यादा किल्लत नहीं है। बशर्ते मेरे पास बैकलॉग 1500 के आसपास है। वर्तमान में दो तीन दिन गाड़ी न आने के कारण बैकलॉग बढ़ा हुआ। एक गाड़ी मेरे पीछे खराब है, कल पहुंच जाएगी, एक कल शाम पहुंच जाएगी। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 800 कल तक 700-800 डिलीवर हो जाएंगे। फिर जितना मुझे लगता है कि बैकलॉग कम हो जाएगा, 700 के आसपास रह जाएगा। इतनी खामियां क्यों पाई गई, क्या कारण है? सर, वो बीच में मेरे अवकाश के दौरान एसडीएमएस काम न करने के कारण डिलीवरी मैन द्वारा पर्ची नहीं कटाई गई, जिस कारण के हमारे स्टॉक एसडीएमएस में स्टॉक ज्यादा दिखा रहा है। मौके पर देखा गया कि
60 के करीब सिलेंडर मौजूद है गोदाम हाँ में। जी जी आपके मैडम सिस्टम में स्टॉक जो है 271 का दिखा रहा है। जी इतना बड़ा डिस्टेंस किस तरह से देखेंगे आप इसको? मैडम, मैं तो इस विषय में मैंने जिला पूर्व अधिकारी साहब को कल शाम वीडियो मीटिंग में बात हुई थी। उनके द्वारा कहा गया कि हम आपका जो डीएसी कोड है उसे हम खोल देंगे। तो अब खबर अल्मोड़ा से, जहां पर नगर के गोपालधारा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग अब तेज होती जा रही है। गोपालधारा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर पार्षद स्थानीय जनता के साथ मेयर से मिले हैं, जहां पर क्षेत्रवासियों ने इस मार्ग पर गेट लगाने की मांग को उठाया। पार्षदों और स्थानीय लोगों ने मेयर को यह बताया कि गोपालधारा मार्ग पर अनियंत्रित आवाजाही के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहां अगर गेट लगा दिया जाएगा तो क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण लगेगा और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। वहीं मेयर ने जनता की मांग को देखते हुए नगर निगम अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और जनता को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मार्ग पर गेट लगा दिया जाए। नंदा देवी वार्ड की मातृशक्ति यहाँ पर मेरे साथ से मिलने आई। उनकी समस्या थी कि जो बाउंसरी से लेकर आपके चिना खान तक का जो मार्ग है उसमें काफी हमारे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल हैं और स्कूल टाइम में कुछ अराजक लड़के वहां पर तेज गति से बाइक चलाते हैं और जिससे बच्चों को चोट लगने का भय रहता है। हमारी आंटियां, हमारे इस मोहल्ले की मातृशक्ति को भी भय बना हुआ है कि कोई बाइक से हमें मारना जाए। तो उसी के निमित्त आज हम मेरे साहब से मिले और सभी मातृशक्ति के रूप में हम उनसे मिले और उनसे निवेदन किया गया है कि स्कूल टाइम पे और सायंकालीन वो वहाँ पर एक गेट लगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरे खुद अपने संज्ञान में था, अपने कार्यकाल जब मैं यहाँ पर को अपनी जिम्मेदारी में आया और उससे पहले भी मेरे को इस चीज का एक आम नागरिक के नाते बहुत दर्द था, क्योंकि हम इस अल्मोड़ा नगर के वासी हैं और एक आम नागरिक के नाते और आज जिम्मेदारी जो मुझे देवतुल्य जनता ने दी है, इसके तहत मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपनी देवतुल्य जनता की सुरक्षा के लिए और जो ताकि नगर में कोई ऐसी अराजक तत्व और कोई ऐसे आवारा टाइप के लोग अपनी इस जगह का और अपनी देवतुल्य जनता का कोई ऐसा दुरुपयोग ना करे। हाँ जी, मामला ये है कि हमारे जो नगर निगम ये हमारी धारानौला की गोपालधारा की साइड की जो वहाँ पे मतलब कि दिन रात स्कूटी और मतलब बाइक से सब बहुत आ रहे हैं और छोटे बच्चों का स्कूल भी है और जैसे बुजुर्ग लेडीज हैं, जेंट्स हैं, इन लोगों को भी जाने आने में दिक्कत होती है और जो बाइक वाले हैं, स्कूटी वाले, ये बहुत तेज इतनी हॉर्न बजाते हैं, इतनी तेज चलाते हैं कि कितने लोगों को तो गिरा देते हैं और 2 बार तो मेरा भी है, मैं भी गिरने से बची हूँ परसों ही। लगाने की मांग अब बेहद तेज हो चुकी है। जो अनियंत्रित आवाजाही वाले जो वाहन हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके, इस वजह से ये गेट की मांग यहाँ पर लगातार उठाई जा रही है। अल्मोड़ा की एक खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं प्रशासन से। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गेट लगवा दिया जाए ताकि जो आवाजाही यहाँ पर अनियंत्रित वाहनों की होती है उस पर रोकथाम हो सके। तो चंपावत से खबर है, जहां पर लोहाघाट में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर मंगलवार को एसएचओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और ओवर स्पीड, रेट्रो साइलेंसर और आवश्यक कागजात के बिना चल रहे 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि टैक्सी वाहनों में ओवरलोडिंग करने वालों पर भी सख्ती बरती गई। अभियान के दौरान कई वाहन चालकों के चालान काटे गए, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर एक वाहन को सीज भी किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये जो है यातायात व्यवस्था को दृष्टि रखते हुए, एक तो आपका बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रैश ड्राइविंग जो कर रहे हैं और रेट्रो साइलेंसर, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो टैक्सी वाले हैं, ये एक्स्ट्रा से जो सवारी भर रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी यही कहना चाहूँगा कि बिना हेलमेट के ना चलें, अपनी सुरक्षा स्वयं के हाथ में होती है। दूसरा, ट्रिपल राइडिंग ना चलें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं और जो टैक्सी वाले हैं ये ओवरलोड ना लेकर चलें, एक्स्ट्रा सवारी ना बने, क्योंकि कभी भी कोई घटना घटती है, गलती से भी घट जाती है, कई बार किसी की कोई गलती नहीं, लेकिन उसके पश्चात जो है उसमें डैमेज जो क्षति होती है अधिक होती है। रेट्रो साइलेंसर हमने अब तक जो है इसी माह में कम से कम 4-5 गाड़ियाँ सीज कर रखी हैं और हमारी नजर रेट्रो साइलेंसर वालों पर लगातार।
तो सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत के बाद आम जनता के पसीने छुड़ा दिए गए हैं। आपको बता दें, शहर में गैस सिलेंडर ना मिलने से नाराज लोगों का सब्र आज जवाब दे गया है। तो गैस के वाहन को रोककर यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आलम यह है कि लोग सुबह 6 बजे से ही कड़ाके की ठंड में लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक खत्म होने की वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आज मल्लीताल क्षेत्र में सुबह से लाइन में लगे हुए लोगों ने जैसे ही गैस की गाड़ी देखी, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। मौके पर पहुंचे गैस एजेंसी के अधिकारियों ने लोगों को समझाया। जल्दी पड़ रही है क्योंकि हफ्ता 10 दिन लगभग हो ही गए हैं और ये युद्ध के कारण भी हो रहा है, पता नहीं क्या है, तो युद्ध के कारण भी है। लेकिन सिलेंडर की तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ लोग हफ्ते भर से लाइन लगाए हैं, फिर भी उनको सिलेंडर नहीं मिला। 2-4 दिन पहले से जिनका TAC नंबर बावजूद उनको सिलेंडर नहीं मिला, बड़ी दिक्कत आ गई है यहाँ पर। नहीं बेटा, गैस तो हमारी काफी दिनों से बुक है, 18 तारीख 19 तारीख, यहाँ तक कि 23 फरवरी से भी बुक है। और उनका मैसेज ये भी आ रहा कि डिलीवर कर दी गई है, लेकिन गैस डिलीवर नहीं हुई। फिर वहाँ हमें बुकिंग में लाइन लगानी पड़ रही, उसमें लिखवाना पड़ा कि डिलीवर नहीं हुई है, वहाँ से नंबर लेना पड़ा। उसके बाद आज भी हम 4-5 दिन से लगातार खड़े हैं और यहाँ से ये अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा कि कल गैस आएगी नहीं आएगी। गैस की इतनी फजीहत है, सीनियर सिटीजन है यहाँ, सीनियर सिटीजन का भी कोई ऐसा उन्होंने नहीं हो रखा, ऐसी नहीं है जो कि मतलब इतनी बड़ी हो कि लोग इतना बड़ा हंगामा खड़ा करे। प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर खुद पैनिक होकर लाइन अप कर रहा है, सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहा है और उसकी वजह से हंगामा कर रहा है। हमारे पास सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हम सिलेंडर सप्लाई कर भी रहे हैं रोज। दीदी पांडे ऑलमोस्ट हर दिन हम सप्लाई करते हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि अभी क्या है कि अब हमको थोड़े बहुत स्टॉक भी पूरे करनी है, ग्रामीण का भी पूरा करना है, जो सप्लाई पीछे से आ रही है, क्योंकि हम काफी पीछे बैकएंड में स्टेज के पीछे चले गए, क्योंकि हमारे पास बीच में सिस्टम नहीं चल रहे थे हम लोगों के। तो जो पेंडिंग बुकिंग्स है उनको भी निपटा रहे हैं। तो ग्रामीण में इसमें देखने की वजह से क्या रहता है कि अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम उसको एक अल्टरनेट बेस में दीदी पाने बांटे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग इधर उधर से भी आ जा रहे हैं, बिगाड़ होते हुए बुक्का को नहीं पा रहे। तो ठीक है, उनका गुस्सा भी जायज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।